म्यूचुअल फंड सीरीज का 6 चैप्टर है हमारा, फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इस चैप्टर में से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इसमें आपका कंसेप्ट आता है इन्वेस्टर और प्रोफेशनल्स का। इन्वेस्टर कौन है? जो अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। प्रोफेशनल कौन लोग होते हैं? एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आप लोगों को स्कीम बेच रहे हैं। सेकंड, फंड मैनेजर जो पैसा इकट्ठा करके किसी पर्टिकुलर असेट में लगा रहे हैं उस स्कीम के अकॉर्डिंग। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने इन्वेस्टर को स्कीम बेची, जो भी पैसा इकट्ठा हुआ वो फंड मैनेजर के पास गया। फंड मैनेजर ने जो भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस में पैसा लगाकर एक पोर्टफोलियो बना लिया, जिसके बेसिस पर जो भी रिटर्न जनरेट होगी वो इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है? आइडेंटिफाई म्यूचुअल फंड स्कीम सुटेबल फॉर इन्वेस्टर, कि जो भी म्यूचुअल फंड की मल्टीपल स्कीम्स है उसमें से कौन सी स्कीम इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहेगी। फंड मैनेजर का काम क्या है? कि उसके पास पैसा आ गया, अब जो भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंग उस पैसे को डिफरेंट असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना और एक पोर्टफोलियो को क्रिएट करना ताकि रिटर्न जनरेट की जा सके। नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इंडिविजुअल एजेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो आप भी किसी एएमसी के साथ एसोसिएट होकर म्यूचुअल फंड को बेच सकते हो, तो आप क्या हो गए? इंडिविजुअल एजेंट्स। इसके अलावा नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज क्या हो गई? जैसे बैंक्स, कोई बैंक म्यूचुअल फंड को सेल कर रहा है, कोई एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वो सेल कर रही है, या फिर स्टॉक ब्रोकर्स, बेसिकली बड़ी बड़ी एंटिटीज जो कि म्यूचुअल फंड को सेल कर रही है वो क्या आ गई? नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज। इसके अलावा म्यूचुअल फंड को दो और तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम क्या है? वे पूरे के पूरे नेशनल लेवल पर ऑपरेट करेंगे, पूरे इंडिया में म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हैं। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या हो गया? कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में ऑपरेट करेंगे, जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में कर रहे हैं या फिर नॉर्दर्न रीजन में कर रहे हैं, इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर रीजन में वो काम कर रहे हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे इसके लिए कहीं पर फिजिकल सेंटर बना देंगे कि आप वहां जाकर म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन सबमिट करो और आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट मिल जाएगी। तो ये मोड कौन सा हो गया? फिजिकल, कि एक फिजिकल सेंटर है जहां पर जाकर मैं म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता हूँ। इन्हें हम क्या भी कहते हैं? ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस। दूसरा जो पॉपुलर तरीका है वो क्या है? डिजिटल, कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके लिए ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं जहां से आप म्यूचुअल फंड की स्कीम को खरीद सकते हो। फिर एमएफ यूटिलिटीज, ये भी म्यूचुअल फंड की स्कीम के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म्स है। फिर वेब एंड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे आपने जीरोधा, अपस्टॉक, इन सब का नाम सुना होगा, जिनमें आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो। ये भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सको। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या तरीके हैं? या तो फिजिकल या फिर डिजिटल ऑनलाइन। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आपको एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, ये एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। फिर उसके बाद मान लो आपने ये एग्जाम को पास कर लिया, उसके बाद आपको केवाईडी करवाना पड़ेगा, नो यूर डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे केवाईसी सुना होगा, नो यूर कस्टमर, उसी तरह से जो म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, उनके लिए होता है केवाईडी, नो यूर डिस्ट्रीब्यूटर। सेम ही चीज होती है, आपके बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, लेकिन इसको बोला जाता है नो यूर डिस्ट्रीब्यूटर। आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना एआरएन नंबर, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, एमफी पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और वो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे जिसको कहेंगे एआरएन, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। जब भी आप म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम बेचोगे तो आप यही एआरएन नंबर उसमें मेंशन करोगे ताकि आपको उसके बेसिस पर कमीशन मिल सके। और इसके लिए आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। अब आपको एआरएन मिल गया, उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट एएमसी के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। एम्पेनलमेंट विद एएमसी, जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके साथ एसोसिएट होना पड़ेगा ताकि आप उनकी स्कीम्स को बेच सको। और इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी भी एएमसी के डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट बन सकते हो, कितनी भी एएमसी के साथ एसोसिएट हो सकते हो। तो पहले आपको एग्जाम पास करना है, फिर अपना केवाईडी पूरा करना है, फिर एमफी पर रजिस्टर करना है और एआरएन नंबर लेना है, और फिर उस एआरएन नंबर की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट एएमसी के साथ एसोसिएट होना है ताकि आप उनकी स्कीम्स को बेच सको। नेक्स्ट आता है कि आपने म्यूचुअल फंड की स्कीम बेची, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपके लिए रिवेन्यू मॉडल क्या रहेगा। तो जो करंटली फॉलो होता है उसका नाम है ट्रेल कमीशन। जो रिवेन्यू मॉडल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फॉलो होता है उसका नाम है ट्रेल कमीशन। ये डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। इसमें आपको एक एनुअल परसेंटेज स्पेसिफाई कर देंगे कि आपको एनुअली इतने परसेंट मिलेगा।
जो भी असेट अंडर मैनेजमेंट, जितनी भी आपने स्कीम बेची, बेसिकली जितने भी टोटल पैसे की आपने स्कीम बेची, वो आपका क्या होगा, असेट अंडर मैनेजमेंट, कि आपने इतने की स्कीम बेची है। उसके बाद आपका एक ट्रेल कमीशन रेट पर एनम, कि हर साल आपका एक पर्टिकुलर रेट, ट्रेल कमीशन रेट ये डिसाइड हो जाएगा। जैसे मान लो 1% है, तो इतना आपका साल का कमीशन बनेगा। लेकिन ये साल का एक साथ कैलकुलेट ना होके डेली कैलकुलेट होता है। तो साल में हमारे 365 डेज होते हैं, तो इसको 365 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका एक दिन का कमीशन आ जाता है, ट्रेल कमीशन फॉर द डे। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये डेली क्यों कैलकुलेट होता है। आपका जो डेली का कमीशन है वो एनएवी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। एनएवी अगर इंक्रीज होगी तो आपका कमीशन इंक्रीज होगा, एनएवी डिक्रीज होगी तो आपका कमीशन डिक्रीज होगा। इसको हम अभी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेल कमीशन क्या है। ये जितने भी आपने पैसे की स्कीम बेची, उसकी परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट होता है। और ये जो मॉडल है, ये सेबी ने मैंडेट किया हुआ है कि सारे एएमसी इसी को फॉलो करेंगे। ये नहीं है कि कोई एमसी कहे कि मैं अपना मॉडल फॉलो करूंगी, सबको ही ट्रेल कमीशन इसी मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कोई अपफ्रंट कमीशन नहीं होता कि आपने स्कीम बेची तो तुरंत आपको कुछ पैसे दे दें, ऐसा नहीं होता। बस इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा है और उसके एसआईपी का अमाउंट 3000 पर मंथ इससे कम है, तो उस केस में अपफ्रंट कमीशन दिया जा सकता है। जो भी ये ट्रेल कमीशन बनता है, इसको अपफ्रंट दिया जा सकता है। अदरवाइज अपफ्रंट कोई कमीशन नहीं होता, आपको डेली बेसिस पर ट्रेल कमीशन मिलेगा। और ट्रेल कमीशन कैलकुलेट कैसे होता है, डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है इस फॉर्मूले की हेल्प से, कि आपने जितनी असेट बेची इनटू में जो भी पर एनम का ट्रेल कमीशन का रेट है डिवाइडेड बाय 365, वो आपका उस दिन का कमीशन हो गया। और ट्रेल कमीशन आपका इंक्रीज डिक्रीज करेगा एनएवी की वैल्यू के अकॉर्डिंग। एनएवी इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज करेगा, एनएवी डिक्रीज करेगी तो डिक्रीज करेगा। और ये कमीशन पीरियोडिकली पे किया जाएगा। कैलकुलेट तो आपका डेली होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को पेड कब किया जाएगा, पीरियोडिकली किया जाएगा, मंथली या फिर क्वार्टरली। इस तरह से पीरियोडिकली पे किया जाएगा। ट्रेल कमीशन इज पेड फॉर एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर मनी इज हेल्ड इन द फंड। और जब तक इन्वेस्टर अपनी मनी को म्यूचुअल फंड से वापस नहीं निकालता है, तब तक ये कमीशन कैलकुलेट होता रहेगा और आपको मिलता रहेगा। इसके बाद एक और पॉइंट क्या नोट रखना है, नो कमीशन इज पेबल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा हो सकता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद को ही वो स्कीम बेच दे, खुद का ही पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दे। अगर ऐसा है तो उस केस में उसे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अब हम ट्रेल कमीशन की कैलकुलेट से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपने एक म्यूचुअल फंड की 1 लाख यूनिट सोल्ड करी और एक यूनिट की वैल्यू 10 थी, यानी कि आपने कितने वैल्यू की म्यूचुअल फंड स्कीम सोल्ड करी, 10 लाख रुपीज की। अब इस पर आपका ट्रेल कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो ट्रेल कमीशन रेट ये पता होना चाहिए। मान लो 1% एएमसी आपको एनुअली 1% का ट्रेल कमीशन रेट दे रही है, तो आपका एक दिन का आज का ट्रेल कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, असेट अंडर मैनेजमेंट यानी जितने की आपने स्कीम बेची, 10 लाख की बेची है तो 10 लाख इंटू 1%, एनुअल रेट क्या है 1%, डिवाइड बाय 365, एक साल में 365 डेज होते हैं। तो 10 लाख का 1% कितना हो गया, 10,000 डिवाइड बाय 365, यानी कि रुपीज 27.40। तो एक दिन का आपका कमीशन हो गया 27.40। और ये कब था, जब एनएवी की वैल्यू 10 थी। अब मान लो अगले दिन एनएवी की वैल्यू चेंज हो जाए, 11 हो जाए, पहले 10 थी अब 11 हो जाए, तो आपकी असेट अंडर मैनेजमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, जितनी यूनिट्स आपने सोल्ड करी इनटू में करंट एनएवी। एनएवी हर बार करंट डे की ली जाएगी, तो आपका एयूएम क्या हो जाएगा, 1 लाख इंटू 11 यानी कि 11 लाख। तो पहले कमीशन 10 लाख पर कैलकुलेट हो रहा था, अब 11 लाख पर कैलकुलेट होगा नेक्स्ट डे का। 11 लाख का 1% कितना हुआ, 11,000 डिवाइड बाई 365, यानी कि रुपीज 30.14। तो एनएवी बढ़ी तो आपका कमीशन भी बढ़ गया। इसीलिए हम ये डिवाइड बाय 365 करते हैं और डेली का कमीशन निकालते हैं, ताकि अगर एनएवी में इंक्रीज आ रहा है तो आपका कमीशन भी इंक्रीज हो जाए, और अगर एनएवी में डिक्रीज आ रहा है तो आपका कमीशन भी डिक्रीज हो जाएगा। ट्रेल कमीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि ट्रेल कमीशन के अलावा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई एडिशनल कमीशन भी मिल सकता है। तो जो बड़ी सिटीज है, टॉप 30 सिटीज है, उनमें तो नहीं मिल सकता। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या चाह रहे हैं कि ये पूरे इंडिया में पॉपुलर हो, छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। तो उसके लिए जो बियॉन्ड टॉप 30 लोकेशंस है, जो छोटे छोटे टाउन और सिटीज है, उनमें म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। कि जब भी वो स्कीम बेचते हैं उस टाइम पर उन्हें फ्लैट इतने रुपीस मिल जाते हैं। इसके रूल्स क्या है कि अगर वो 10,000 रुपए इससे अबव की सेल करते हैं, तभी उन्हें ये ट्रांजैक्शन चार्ज मिलेगा। और कितना मिलेगा, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है,
तो उस केस में 150 मिल जाएगा इन्हें। और अगर फर्स्ट टाइम के अलावा सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ इस तरह से बाद में इन्वेस्ट कर रहा है तो उस केस में ₹100 मिलेंगे। रूल्स क्या है कि स्मॉल टाउन्स में म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांजैक्शन चार्ज मिल सकता है। कब मिल सकता है? अगर वो एक इन्वेस्टर को 10,000 से ऊपर की कोई स्कीम बेचे, उसमें अगर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो 150 मिल जाएगा। अगर सेकंड या फिर फर्दर इन्वेस्टर है तो ₹100 ही मिलेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। मान लो एक स्मॉल टाउन के इन्वेस्टर ने 25,000 इतने रुपए इन्वेस्ट किए और उस टाइम पर एनएवी चल रहा था 43.21। तो इन्वेस्टर को कितनी यूनिट्स एलोकेट होंगी? पहले तो इस 25,000 में से ये क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा है तो 150 ये चार्ज कट जाएगा जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। तो 25,000 में से 150 पहले तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर उसको जो भी रिजल्ट आएगा उसको जो एनएवी चल रही है 43.21 इससे डिवाइड कर देंगे। तो जितनी भी यूनिट्स आएगी 575.098 ये इन्वेस्टर को मिल जाएगी। तो पहले ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा इन्वेस्टमेंट में से, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगा डिवाइड बाय करंट एनएवी उतनी यूनिट्स मिल जाएगी। इसके अलावा एक और पॉइंट जो नोट करने वाला है वो क्या है कि अगर एसआईपी की फॉर्म में ट्रांजेक्शन हो रही है तो ये ट्रांजेक्शन चार्ज एक साथ नहीं कटेगा, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कटेगा। अगर टोटल एसआईपी अमाउंट 10,000 से ग्रेटर है तभी। तो 10,000 तो हमारा क्या हो गया, दोनों में यूनिक क्या है कि टोटल जो हमने बेचा एक इन्वेस्टर को वो 10,000 से बड़ा होना चाहिए। अगर नॉर्मल एक साथ बाय कर लिया है तब तो 150 और 100। अगर उसने एसआईपी बाय की है कि वो पीरियोडिकली हर महीने कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसके इसमें क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन चार्ज एक साथ ना कट के 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इनमें कटेगा। अगर टोटल एसआईपी अमाउंट 10,000 से ग्रेटर होगा। टोटल एसआईपी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट पर एसआईपी इंस्टॉलमेंट। एक एसआईपी की इंस्टॉलमेंट जैसे हर मंथली जा रही है तो एक मंथ में कितना जा रहा है इनटू में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितने मंथ के लिए उसने वो इन्वेस्टमेंट ली है, 6 मंथ्स के लिए ली है तो इंटू 6। इस तरह से अमाउंट पर एसआईपी इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इससे आपका टोटल एसआईपी अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी कमीशन मिल रहा है या फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस मिल रहे हैं उस पर जीएसटी लगता है। तो ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना जरूरी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें आपका क्या रूल है कि अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद का जीएसटी नंबर ले रखा है तब तो जीएसटी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यही पे करेगा। अगर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में जीएसटी नंबर नहीं ले रखा तो एएमसी उसके बिहाफ पर जीएसटी पे करेगी। जीएसटी नंबर ले रखा है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही पे करेगा, अदरवाइज एएमसी पे करेगी। जीएसटी तो पे करना जरूरी है। नेक्स्ट आपका आता है कमीशन डिस्क्लोजर एंड ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसमें आपका आता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन चारों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो एक तो एएमसी को उसका कमीशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना कमीशन दिया, और सेकंड उसके लिए ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस भी सेटअप करना पड़ेगा। ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस क्या है कि उसकी देखरेख कि वो कोई भी वोलेशन ना करे, उसके लिए प्रोसेस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये सब सेबी ने मैंडेट किया है। और ये क्राइटेरिया क्या है, टोटल 4 क्राइटेरिया है। इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। पहला क्राइटेरिया क्या है, मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस मोर देन 20 लोकेशंस। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर मोर देन 20 लोकेशंस में म्यूचुअल फंड की स्कीम को बेच रहा है तो वो इस क्राइटेरिया में एप्लीकेबल होगा। सेकंड क्या है, AUM रेज्ड ओवर ₹100 करोड़ अक्रॉस द इंडस्ट्री इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी बट इंक्लूडिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अगर उसने पूरी इंडस्ट्री में 100 करोड़ का AUM रेज किया है, 100 करोड़ की स्कीम्स बेच दी है तो भी वो इसके लिए एप्लीकेबल होगा। थर्ड आता है अगर उसने टोटल कमीशन जो रिसीव किया है वो 1 करोड़ पर एनम इससे ज्यादा है, जो भी स्कीम बेचकर उसे कमीशन मिला अगर वो ₹1 करोड़ से ज्यादा है तो भी वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। और फोर्थ क्या है, द कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर ₹50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। एक म्यूचुअल फंड से अगर उसे 50 लाख का कमीशन मिला है तो भी वो इसके अंदर आएगा। पूरी इंडस्ट्री के लिए कितना है, 1 करोड़, पर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से लिया है कितना, 50 लाख। ये चारों ही पॉइंट आपको याद रखने जरूरी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने जब एग्जाम दिया था तो इसमें से टोटल 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको यही 4 क्राइटेरिया दे देंगे, बस वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे एक ऑप्शन में दे देंगे 10 लोकेशन, एक में दे देंगे यहाँ पर 50 करोड़, एक में यहाँ पर दे देंगे 1 करोड़, एक में यहाँ पर दे देंगे 20 लाख। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, जो भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा होगा, जैसे अपने केस में 1 करोड़। तो इस तरह से बस वैल्यू चेंज करते जाएंगे, बाकी यही 4 क्राइटेरिया रखेंगे। तो कमीशन कब डिस्क्लोज करना पड़ेगा और ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस कब सेटअप करना पड़ेगा, अगर इन चारों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है कि अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मोर देन 20 लोकेशन में प्रेजेंस है, उसने टोटल AUM 100 करोड़ का रेज कर दिया है पूरी इंडस्ट्री में,
या फिर पूरी इंडस्ट्री से 1 करोड़ का कमीशन ले लिया है, या फिर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से 50 लाख की उससे ज्यादा का कमीशन ले लिया है। इन चारों में से कोई भी सेटिस्फाई करेगा तो कमीशन डिस्क्लोजर एंड ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इसका वो पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा एक चीज और जो ध्यान रखने वाली बात है कि हम म्यूचुअल फंड की स्कीम को बेच रहे हैं, जितना ज्यादा हम बेचेंगे उतना ज्यादा हमें कमीशन मिलेगा। तो कई बार इसके लिए हमें लालच आ जाएगा कि हम इन्वेस्टर की नीड को ध्यान में ना रखते हुए अपनी सेल को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करें, लेकिन ये चीज गलत है। कस्टमर रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन शुड बी डीलिंक्ड फ्रॉम सेल। हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमें इन्वेस्टर के लिए देखना है कि उसके लिए कौन सी स्कीम सुटेबल रहेगी। तो पहले इन्वेस्टर की नीड को देखना है, ना कि हमारी सेल्स को। तो जो भी कस्टमर की प्रोफाइल है, उसका रिस्क या फिर वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका जो वैल्यूएशन है और जो हमें सेल्स करनी है, इसको हमें डी लिंक कि इनको रिलेट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल अलग से वैल्यूएट होना चाहिए और सेल्स हमारी अलग से। हमें इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहिए, ना कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी स्कीम चिपका दो। इसीलिए सेबी ने कि कोई भी मिस सेलिंग ना हो, उसके लिए मिस सेलिंग को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है कि मान लो आप कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे देते हो कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम तो 20% 30% बहुत ज्यादा आपको कमा के दे देगी, या फिर आप कोई स्कीम के फैक्ट को ओमिट कर रहे हो, इन्वेस्टर को बता नहीं रहे हो। और मान लो कोई स्कीम रिस्की है तो आप एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर को इन्वेस्टर को बता नहीं रहे हो, और आप कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल को सही से जज नहीं कर रहे हो कि स्कीम उसके लिए सूटेबल है या नहीं, इसको जज करे बिना ही उसको स्कीम बेच रहे हो। तो आपको मिस सेलिंग नहीं करनी है, कोई भी फॉल्स प्रोमिसेस या फिर कोई भी उसे इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है। जो भी स्कीम से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं या फिर सुटेबिलिटी इन्वेस्टर की, उसको ध्यान में रखते हुए ही स्कीम को बेचना है। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनेशन फैसिलिटीज टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। बेसिकली जब डिस्ट्रीब्यूटर की डेथ हो जाएगी तो उस केस में जो भी उसने असेट्स बेची हैं उससे रिलेटेड जो भी कमीशन आ रहा है उसका क्या होगा, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर की डेथ हो जाए तो उस केस में जो भी कमीशन बचा हुआ है वो सारा नॉमिनी को मिल जाएगा। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर को एनकरेज भी किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आर एनकरेज टू प्रोवाइड नॉमिनेशन, क्योंकि अगर आपने नॉमिनी को रजिस्टर किया है तो जो भी ये ट्रांसफर है उस केस में लीगल प्रोसेस कम हो जाता है। सबसे पहला लीगल प्रोसेस तो क्या होता है कि आपको लीगल हेयर सर्टिफिकेट, कि आपको प्रूव करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से रिलेटेड था, कि मेरा फादर था या मेरे से रिलेटेड था। उसके लिए लीगल हेयर सर्टिफिकेट उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर डिस्ट्रीब्यूटर में नॉमिनी रजिस्टर कर रखा है तो उसकी डेथ की केस में नॉमिनी को पैसा मिलने के लिए लीगल हेयर सर्टिफिकेट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत किसकी पड़ेगी? डिस्ट्रीब्यूटर के डेथ सर्टिफिकेट की, जो कि टेस्ट होना चाहिए किसी गैजेटेड ऑफिसर से। ये डॉक्यूमेंट तो नेसेसरी है। डेथ सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उन्हें पैसा मिल जाएगा। और नॉमिनी को ये पैसा लेने के लिए एआरएन होल्डर यानी कि उसे एमफी रजिस्टर्ड होना भी जरूरी नहीं है। पर अगर नॉमिनी करंट कमीशन को रिसीव करने के साथ साथ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर की सारी असेट्स थी उनको अपने अंदर लेना चाहता है कि फ्यूचर में भी उसे कमीशन मिलता रहे, तो उसके लिए क्या है, नॉमिनी का एआरएन होल्डर होना जरूरी है। नॉर्मली तो नॉमिनी को ट्रांसफर ऑफ असेट्स ये अलाउड नहीं होता है, उसे केवल जितना कमीशन बचा हुआ है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर बोलता है कि उसे इस ट्रांसफर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ट्रांसफर भी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए नॉमिनी का एआरएन होल्डर होना जरूरी है, एमफी रजिस्टर होना जरूरी है। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी में क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटर अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, उससे उसकी डेथ की केस में जो भी ट्रांसफर प्रोसेस है उसमें लीगल प्रोसेस कम हो जाएगा। केवल उसके डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जिसके बेसिस पर नॉमिनी को कमीशन मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉमिनी चाहता है कि उसके अंदर असेट्स भी आ जाएं, सारे असेट्स भी आ जाएं ताकि फ्यूचर में भी कमीशन मिलता रहे, तो उसके लिए इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट चाहिए होगी और नॉमिनी को एआरएन होल्डर होना जरूरी होगा। नेक्स्ट आता है आपका चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर इन्वेस्टर चाहे तो किसी भी टाइम पर अपना डिस्ट्रीब्यूटर बदल सकता है। मान लो उसने एक पर्टिकुलर एक्स पर्सन से म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीदी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चाहता है कि मैं अब वाई के अंडर वो स्कीम को लेके जाना चाहता हूँ, मैं एक्स के बजाय अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करके वाई करना चाहता हूँ। तो इन्वेस्टर ये काम कभी भी कर सकता है। उसके लिए इन्वेस्टर को सिंपली एएमसी को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, और एएमसी को बिना किसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी पुराना डिस्ट्रीब्यूटर था उससे बिना किसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के इस चीज को कॉम्प्लाई करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करना अलाउ करना पड़ेगा। और जब भी डिस्ट्रीब्यूटर चेंज होगा तो ना तो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलेगा ना ही न्यू वन को मिलेगा। इन केस ऑफ ए चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर नो कमीशन वुड बी पेएबल टू एनी डिस्ट्रीब्यूटर, नाइदर द ओल्ड वन नॉर द न्यू वन। किसी को भी कमीशन नहीं मिलेगा। लास्ट में हम कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनमें से कोई एमसीक्यू आ सकता है। सबसे पहले तो जो भी एम्प्लॉय म्यूचुअल फंड की स्कीम को बेच रहा है उसे एक यूनिक नंबर असाइन होता है जिसे कहते हैं EUIN।
एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम बेचने पर कुछ कमीशन मिल रहा है, मान लो 1% मिल रहा है। तो कई बार एम्प्लॉय क्या करते हैं, बेचने के लिए दिमाग लगाएंगे कि हम इन्वेस्टर को बोल देते हैं कि हमारे तो खरीद लो, हम एक में से आधा % आपको ही दे देंगे। तो ये सब अलाउड नहीं है। एम्प्लॉय कैन नॉट अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स थ्रू द टेम्पटेशन ऑफ रिबेट्स, गिफ्ट, पासबैक ऑफ कमीशन एक्सेट्रा। एम्प्लॉय इन्वेस्टर को गिफ्ट का लालच देकर या फिर कमीशन का लालच देकर इस तरह से स्कीम को नहीं बेच सकता है। थर्ड आता है, एएमसी कैन टर्मिनेट द एम्पेनलमेंट एट एनी टाइम। आपको म्यूचुअल फंड स्कीम बेचने के लिए किसी एएमसी से एसोसिएट होना जरूरी है। तो एएमसी आपका एम्पेनलमेंट कभी भी कैंसिल कर सकती है, आपके साथ अपने आप को कभी भी डिसएसोसिएट कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस। हमने पढ़ा था कि जो बियॉन्ड 30 सिटीज थी, स्मॉल टाउन सिटीज थी, उसमें आपको कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस भी मिल सकता है अगर आप 10,000 से ऊपर की स्कीम को बेचते हो। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो उससे ऑप्ट आउट भी कर सकता है कि मैं ये ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लूंगा, लेकिन उसे फिर ये सारे कस्टमर के लिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो उसने 100 कस्टमर को स्कीम बेची, तो एक कस्टमर से तो ट्रांजैक्शन चार्ज ले रहा है, एक से नहीं ले रहा, तीसरे से ले रहा है, चौथे से नहीं ले रहा। ऐसा नहीं कर सकता, या तो वो सबसे लेगा या फिर किसी से भी नहीं लेगा। और ट्रांजैक्शन चार्ज कब मिलता है, केवल परचेजेस के लिए मिलता है, जिसमें कि फ्रेश पैसा म्यूचुअल फंड के पास आ रहा है, ना कि किसी ट्रांसफर जिसमें कि कोई फ्रेश पैसा नहीं आ रहा, उसके लिए नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो भी परचेज वगैरह हुई है, वो अगर आपके थ्रू ना होकर डायरेक्ट हो रही हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू हो रही हैं, तो उन पर ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेगा। अब जो ट्रांजैक्शन चार्ज थे उसमें दो पार्ट थे, एक तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या फिर सेकंड टाइम इन्वेस्टर है। वो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है या पहले भी इन्वेस्ट कर चुका है? उसके लिए पैन, जो भी इन्वेस्टर है उसके पैन से वो आइडेंटिफाई होगा कि वो न्यू कस्टमर है या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसने पहले भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन से ही वो आइडेंटिफाई होगा। इसके अलावा आपकी एक टर्म आती है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर स्लैश फाइनेंशियल प्लानर्स। इनका रोल क्या होता है, ये जनरल एडवाइस देते हैं इन्वेस्टर को कि आपको कहाँ पर अपना पैसा लगाना चाहिए, रियल एस्टेट में लगाना चाहिए, इक्विटी में लगाना चाहिए। ये जनरल एडवाइस देते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है कि जिस भी एएमसी से वो एसोसिएटेड है, उस एएमसी की जितनी भी स्कीम्स है, उसमें से जो स्कीम इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है उसको बेचना। एक एएमसी है, उसने मान लो 5 स्कीम निकाल रखी है, तो उन 5 स्कीम में से जो भी इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होगी उसको बेचना। उसके अलावा वो जनरल ज्ञान नहीं दे सकता कि आपको इन 5 स्कीम के अलावा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। ये काम कौन कर सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल प्लानर। ये जनरल एडवाइस दे सकते हैं। और ये दोनों काम एक पर्सन नहीं कर सकता। एक पर्सन या तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो सकता है। दोनों काम एक पर्सन नहीं कर सकता। इसके अलावा एक टर्म आती है एग्जीक्यूशन ओनली। एग्जीक्यूशन ओनली ट्रांजेक्शन क्या होती है कि जहां पर आपने कोई एडवाइस नहीं दी, आप स्कीम बेच रहे थे लेकिन उससे रिलेटेड आपने कोई एडवाइस नहीं दी, कस्टमर ने डायरेक्टली आपसे वो स्कीम खरीद ली, तो उस केस में कस्टमर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द डिस्ट्रीब्यूटर एनीथिंग अदर देन द स्टैंडर्ड फ्लैट ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो उस केस में कस्टमर केवल फ्लैट स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस देगा, उसके अलावा कोई भी कमीशन वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगा। जो इसमें मैंने बोल्ड में कर रखा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉइंट्स आपको बस रिमेंबर रखने हैं कि अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक दिमाग में रहे कि आप करेक्ट गैस मार सको। इसके साथ हमारे चैप्टर 6 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। अब टाइम आ गया है एमसीक्यूज का कि एग्जाम में इस चैप्टर में से आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? तो हमने देखा था कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी बेच सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जैसे बैंक्स, एनबीएफसी, ये सब भी बेच सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड आता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफर्ड बाय डैश इज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सेबी, एनआईएसएम, एएमसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये एग्जाम कौन कराता है, एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न रिवेन्यू? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिवेन्यू किस फॉर्म में अर्न करते हैं? कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम्स, फीस कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, कमीशन रिसीव फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। तो हमारा क्या कंसेप्ट था, ट्रेल कमीशन। और ये कौन देता है, जो भी म्यूचुअल फंड के साथ आप एसोसिएटेड हो। तो ऑप्शन ए, कमीशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन ओनली अर्न अपफ्रंट कमीशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स, ट्रू और फॉल्स? तो हमने पढ़ा था कि अपफ्रंट कमीशन नहीं, ट्रेल कमीशन का कंसेप्ट है जो कि डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न नो कमीशन व्हेन द इन्वेस्टर चूज टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान्स, ट्रू और फॉल्स? इन्वेस्टर ने डायरेक्ट
एएमसी के थ्रू म्यूचुअल फंड को खरीदा, ना कि बीच में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उस केस में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। कमीशन कैन बी रिबेटेड बैक टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर टू बाय ए म्यूचुअल फंड स्कीम। ट्रू फॉल्स? हम इन्वेस्टर को बोल सकते हैं कि हम आपको कमीशन वापस कर देंगे, हमसे स्कीम खरीद लो। ये तो अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इन ए स्मॉल टाउन परचेजेज ए म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफ ₹15,000। हाउ मच ट्रांजेक्शन चार्ज कैन बी पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर? पहले तो लिमिट कितनी थी? 10,000, यानी उससे तो ज्यादा है, और स्मॉल टाउन है, यानी ट्रांजेक्शन चार्ज तो एप्लीकेबल होगा। ट्रांजेक्शन चार्ज हमारे दो होते थे, 150 अगर न्यू है, 100 अगर एग्जिस्टिंग है। तो हमारा इन्वेस्टर कैसा है? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। जो भी बियॉन्ड 30 स्मॉल टाउन्स हैं, उनमें अगर न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है 10,000 से ज्यादा, तो 150 मिलेगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो 100 मिलेगा। अगर टॉप 30 सिटीज हैं तो उसमें न्यू हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, ये जीरो रहेगा ट्रांजेक्शन चार्ज, केवल उसमें ट्रेल कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, ए ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स हु सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो हमने 4 क्राइटेरिया देखे थे, उसमें से ये कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है? मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस मोर देन 10 लोकेशंस, AUM raised over 50 crores across the industry, commission received over rupees 50 lakh per annum across industry, commission received over rupees 50 lakh from a single mutual fund। तो इसमें हमारे क्या थे? 20 लोकेशन होने जरूरी थे। इसमें क्या थे? 100 करोड़। इसमें कितना था? 1 करोड़। और इसमें 50 लाख ही था। तो हमारी ऑप्शन डी, कमीशन रिसीव्ड ओवर ₹50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड, अगर ऐसा है तो उसके लिए ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस का होना जरूरी है। ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज पेड ट्रेल कमीशन फॉर फर्स्ट 5 years, फर्स्ट 10 years, फर्स्ट 15 years, एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर होल्ड द इन्वेस्टमेंट। तो जब तक इन्वेस्टर होल्ड करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेल कमीशन मिलता रहेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या था? ट्रेल कमीशन फॉर द डे इक्वल टू असेट अंडर मैनेजमेंट, जितने की उसने स्कीम बेची है, इनटू में ट्रेल कमीशन रेट पर एनम डिवाइड बाय 365। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला तो क्या है? EUIN रेफर टू एम्प्लॉइज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये तो हमारी ट्रू है। सेकंड है, ARN रेफर्स टू एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ARN किसको रेफर करता है? एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अब ऑप्शन देखते हैं, ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो हमारी ओनली ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है। पहला है, कमीशन पेड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड अपफ्रंट कमीशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अपफ्रंट कमीशन किसे कहते हैं? कि जो भी कमीशन जब भी ट्रांजैक्शन हो रही है उस टाइम पर जो पे किया जाए। हालांकि अब तो ये सेबी की तरफ से अलाउड नहीं है, ट्रेल कमीशन फॉलो होता है, पर अपफ्रंट कमीशन की डेफिनेशन यही है। सेकंड है, टिकट साइज इज ए रेफरेंस टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये भी ट्रू है। टिकट साइज किसे कहते हैं? जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसे टिकट साइज कहते हैं। तो दोनों ही ट्रू है, हमें बतानी क्या थी कौन सी फॉल्स है? तो नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन डी। लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन? किस मोड में म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते? पहला है, ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स। सेकंड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट NISM। थर्ड है, स्टॉक ब्रोकर्स। फोर्थ है, म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज। इनमें से किस तरीके से म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट और MCQs अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो।